everyone, welcome back to my class. So in this lecture I will start my new chapter from your accountancy book, and chapter name is Basis of Accounting. So before I start the lecture, please like and subscribe my channel. So I start the topic. Basis of accounting. In every business entity there have some profit and some losses. For a business entity we have to determine profit and loss, and for determine profit and loss we have to some calculation, and these calculation basis based on some basis of accounting. In this lecture we have to learn some accounting basis, and these bases are cash basis of accounting and accrual basis of accounting. So first basis of accounting is cash basis of accounting. So what is cash basis of accounting? Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. किसी भी बिजनेस एंटिटी में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो दो बेसिस पे की जाती है, जिसे बोला जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ accounting. In cash basis of account we have to record all transaction in cash basis. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड. एक ऐसा सिस्टम है, अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं उनका जो बेस होता है वो किसके बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं? कैश बेसिस पे. कोई भी जनरल एंट्री होती है या कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी वो की जाती है किसी भी बिजनेस एंटिटी में, तो उनका जो बेसिस होता है वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है? क्योंकि उसमें कोई भी कैश पे किया जाता है या कोई भी कैश रिसीव किया जाता है. एंट्री इज़ नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ पेमेंट और रिसीव्ड इज मियरली ड्यू. कोई भी ऐसी एंट्री को आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करोगे जिसमें भी आपको कोई भी पेमेंट ड्यू होती है या कोई भी पेमेंट हमें अभी तक रिसीव नहीं होती. तो उस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. तो सिंपल सी टर्म में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनमें हमें कैश रिसीव होता है या फिर जिनके बदले में कैश पे किया जाता है. कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन या ऐसी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती जिसमें पेमेंट अभी ड्यू है या फिर अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है. इन विच रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड ऑन रिसीप्ट ऑफ कैश. कोई भी रेवेन्यू मीन्स कोई भी प्रॉफिट हुआ है वो भी जब भी रिकग्नाइज होगा उसका बेस क्या होगा? कैश. मीन्स कोई भी रेवेन्यू अगर रिकग्नाइज्ड होगा तो वो तभी रिकग्नाइज्ड होगा जब उसके बदले में हमें कैश रिसीव होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कमीशन रिसीव हुआ है तो जब तक उस कमीशन की पेमेंट नहीं हो जाती है तब तक उस कमीशन को रिकग्नाइज्ड नहीं माना जाएगा. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उस टाइप के कमीशन को तभी रिकग्नाइज माना जाएगा जब उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी. एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इंकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड. और जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें तभी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में पे की जाएंगी, या फिर ऐसी एक्सपेंसेस को हम अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो अभी तक जिनकी पेमेंट ड्यू है या जो आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद पे की जाएगी. उस टाइप की एक्सपेंसेस को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्लियर? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं. इस टाइप की ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल हमने बेसिक टर्म्स में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, इन चारों टर्म्स को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर. बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो उस टाइप के खर्चे होते हैं जो अभी पेमेंट नहीं हुए हैं. लेकिन जब भी जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, हम यहाँ पे जो भी आपकी बुक है उसमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको 3 टाइप्स के अकाउंट्स बताए थे: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो एक्रूअल बेसिस पे की जाती है. मीन्स एक्रूअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उन सभी टर्म्स को हम इंक्लूड करते हैं. लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉट कंसीडर्ड
these four types of terms like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance. तो जब भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो हम सिर्फ कैश को ही मेंशन करेंगे या उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हमें कैश पेमेंट रिसीव हो रही है या जिनसे हमें कैश पेमेंट हम उसी एग्जैक्ट टाइम पे कर रहे हैं. कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन टाइप की टर्म्स को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते हैं. अब ये टर्म्स होती क्या हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो फर्स्ट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यू. ऐसे खर्चे जो अभी तक ड्यू हैं, जिनकी पेमेंट नहीं हुई है. तो expenses which have become due during the accounting period but which have not yet been paid. ऐसे खर्चे जो अकाउंटिंग पीरियड, मैंने आपको बताया था 1 ईयर का होता है. अगर फाइनेंशियल ईयर हो गया या फिर आपका कैलेंडर ईयर हो गया, वो 1 ईयर का होता है. तो उस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, अगर वो ड्यू होते हैं उस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में, तो उन्हें हम क्या मानते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसमें जो भी एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं और अभी तक हमने पे नहीं करे हैं, तो वो किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं? उन्हें हम काउंट करते हैं एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्लियर? नाउ सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड मीन्स प्रीपेड को आप नॉर्मली बोल सकते हो एडवांस. तो ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे किए गए. प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस. प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस को बोला जाता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एडवांस में पे किए जाते हैं. तो उनको हम किस कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं? किस टाइप के एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस. कुछ एक्सपेंसेस या कुछ खर्चे किसी भी बिजनेस एंटिटी में इस टाइप के भी होते हैं कि हमने उन्हें एडवांस में पे कर दिया. मीन्स वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग पीरियड से या नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हमने उसकी पेमेंट इस साल में ही या करंट ईयर में ही पेमेंट कर दी है. तो उस टाइप के खर्चों को क्या बोला जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस. ऐसे खर्चे जो इस साल से रिलेटेड नहीं थे लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर के खर्चे भी इसी साल एडवांस में पे कर दिए हैं, तो उनको हम कौन से एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस. ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर दिए गए हैं. क्लियर? जैसे 2017 का, जैसे 2020, दिस ईयर इज़ 2020 एंड अगर हमने 2021 के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसी साल पेमेंट कर दिए हैं, तो वो एक्सपेंसेस क्या काउंट होंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो नेक्स्ट है आपका एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम एक तरीके से हम या इसे इनकम या रेवेन्यू भी काउंट करते हैं. ऐसे रेवेन्यूज़ जो हमने उसके बदले में अभी तक वर्क नहीं किया लेकिन हमें उसकी पेमेंट पहले ही रिसीव हो गई है. तो एक्रूड इनकम इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज़ नॉट येट बिकम ड्यू, हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड. एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम जो ऐसे इनकम्स को हम बोल सकते हैं जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं होगी, अभी तक वो ड्यू हैं. ऐसे इनकम्स बोल सकते हो कि ऐसी रिसीप्ट्स इन्हें बोल सकते हैं कि जिनके बदले में हमने काम तो कर दिया है लेकिन हमें उसके बदले में अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है. मीन्स कोई जैसे कमीशन है, हमें कमीशन रिसीव होना था लेकिन कमीशन, या फिर बोल सकते हो कि जिस काम के बदले में हम किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी कमीशन रिसीव होना था लेकिन उसने उसका वर्क कर दिया लेकिन अभी तक वो कमीशन रिसीव नहीं हुआ है, मीन्स ड्यू है. तो उस टाइप को क्या बोले जाएगा? उस टाइप की इनकम को क्या बोला जाएगा? एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन अर्नड. अर्न का मीनिंग है जो कमा ली गई है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसमें अर्न कर ली गई है, उसके बदले में काम कर दिया गया बट उसके बदले में एक्चुअल में पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, वो पेमेंट अभी ड्यू है. तो उस टाइप की इनकम्स को क्या बोला जाता है? एक्रूड इनकम. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. income which has been received before it has been earned. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स ऐसी इनकम जिसके बदले में काम नहीं किया गया बट वो एक्चुअल में एडवांस में रिसीव हो गई है. मीन्स हमने उसे अर्न नहीं किया अभी तक, उसके बदले में कोई वर्क नहीं किया बट उसकी पेमेंट
एडवांस में ही रिसीव होगी। मीन्स बोल सकते हो कि अगर जनवरी की सैलरी, फेब की सैलरी अगर आपको जन में ही रिसीव हो जाती है तो वो किस टाइप की इनकम हो जाएगी आपकी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मीन्स जन की सैलरी के साथ आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी जो कि फेब है उसकी सैलरी अगर एडवांस में रिसीव हो जाती है तो उस टाइप की इनकम को क्या काउंट किया जाता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आपके मेन 4 टॉपिक हैं जो कि आपके कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड हैं? एक्रूअल बेसिस से रिलेटेड है। मींस कैश बेसिस में हम इन चारों ही टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज कैश बेसिस में क्या होता है, जितने भी रिकॉर्डिंग या जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उनका बेस क्या होता है? उनका बेस होता है कि उन्हें कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया। कैश रिसीव हुआ तो वो रिकॉर्ड होंगी, कैश पे हुआ तब भी रिकॉर्ड होंगी, अगर नहीं हुआ कैश पे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें ऐसा कैश बेसिस को इग्नोर किया जाता है, इस वजह से इसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चारों ही टर्म को कंसीडर्ड नहीं करती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। क्योंकि हम कौन से टाइप की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग होती है, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके प्रॉफिट्स क्या क्या है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल एज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि कैश बेसिस में हम कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होती है? मैंने अभी 4 कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करे हैं जो कि हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको फाइनल अकाउंट बनाते टाइम ये चारों ही टाइप की एडजस्टमेंट मिलेंगी। तो क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इन चारों को टर्म को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता है या इन चारों ही एडजस्टमेंट टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? सिंपल होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। जो भी एडजस्टमेंट्स या जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो कैश बेसिस पे होती है। देन सेकेंड इज इट इज़ मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मोर ऑब्जेक्टिव, जो भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट या एस्टिमेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ्यूचर की कुछ एजम्पशंस लेनी है या अपने पास्ट ईयर की कुछ एजम्पशन लेनी, कितना ड्यू है, कितना एडवांस है, इन चीज़ों को हमें इन चीज़ों का एस्टिमेट हमें इस टाइप की अकाउंटिंग में नहीं करना पड़ता क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो कौन सी बेसिस पे होती है? कैश बेसिस पे। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। देन थर्ड इज़ इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होती है? कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए? जो कि कैश बेसिस पे अपनी रिकॉर्डिंग करती है। कोई भी ऐसी बिजनेस एंटिटी जो स्मॉल स्केल की है, क्योंकि उनके पास जो भी रिकॉर्ड वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती है, और अगर वो सेल करते भी हैं तो जो भी सेल होती है वो कैश बेसिस पे होती है। तो इस वजह से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी के लिए सूटेबल है? जो कि स्मॉल स्केल का बिजनेस करती हैं। देन फोर्थ इज़ इट डज़ नॉट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नॉर्मली किसी टाइप की टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और किसी भी टाइप की टेक्निकल नॉलेज की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या कमियाँ हैं? फर्स्ट है इट डज़ नॉट गिव ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो कौन से बेसिस पे होती है? कैश बेसिस पे। तो कई बार क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस की एग्जैक्ट या फेयर वैल्यू हमें नहीं पता लगती है। तो इट डज़ नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर वैल्यू। कई बार कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्रूअल बेसिस पे सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस को इग्नोर किया जाता है। इस वजह से एग्जैक्ट या बोल सकते हो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइप की अकाउंटिंग में हमें पता नहीं लगती है। ठीक है। नो नेक्स्ट इज नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस।
मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अब जो आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो किस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। अब जितनी भी एंटिटीज़ या जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बड़े बड़े, उनका मेन मोटिव क्या होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे, और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्रेडिट सेल पे बेस्ड होती है। और क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट सेल को या किसी भी अन्य टाइप की या बोल सकते हो अनदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए कि जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है नॉट सूटेबल फॉर, ऐसे बिजनेस के लिए नहीं सूटेबल होता है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर। कैश बेसिस अकाउंटिंग उन्हीं फर्म्स के लिए या उन्हीं बिजनेस एंटिटीज़ के लिए सूटेबल है जो सेल भी कम करेंगी, और लेकिन जो सेल करेंगी वो कैश बेसिस पे करेंगी, तो it is not suitable for those organizations which have main motive of earning profit. Then third is no control on assets. जब भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है तो उस टाइप की अकाउंटिंग में आप एसेट्स से रिलेटेड कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो भी फर्म से रिलेटेड एसेट्स होती हैं उस टाइप की एसेट्स को आप रिकॉर्ड करते टाइम उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। देन फोर्थ इज़ इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। जो भी आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि उसमें हम जितने भी एक्रूअल बेसिस की रिकॉर्डिंग होती है उसको इग्नोर करते हैं, और अनसाइंटिफिक होती है मीन्स बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से या पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हम कोई रिकॉर्डिंग इसमें नहीं करते। तो इसलिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इनकम्प्लीट होता है, दूसरा क्या होता है अनसाइंटिफिक, क्योंकि कोई सिस्टमैटिक प्रोसीजर नहीं होता है इसमें अकाउंटिंग या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। Then fifth is not recognized by Company Act 2013। जो भी पिछले मैंने आपको थर्ड चैप्टर में वेरियस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन करे थे, तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे थे वो सभी प्रिंसिपल्स हमारे कंपनीज एक्ट के थ्रू ही बनाए गए हैं, और उन प्रिंसिपल्स में जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए, जो भी प्रिंसिपल्स मेंटेन किए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता है। मीन्स जितने भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन या प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए उन सभी को इग्नोर करता है, उन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए इसको बोला गया इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट है जो वो 2013 ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो कैश बेसिस पे की जाती हैं, और जो कंपनीज एक्ट है वो कौन से बेसिस को इंक्लूड करता है, एक्रूअल बेसिस को। क्लियर। तो दो टाइप के मैंने आपको इस चैप्टर में टू टाइप के बेसिस हैं, फर्स्ट है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूअल बेसिस पे। इस टॉपिक में या इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसमें मेन बेस क्या होता है आपका कैश के बेसिस पे ही रिकॉर्डिंग की जाती है। कैश रिसीव हुआ और जब भी रिसीव होगा तभी उसकी एंट्री होगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्लियर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।